$2 मिलियन आपको दे देंगे, आप आराम से बैठ के काम कीजिए। तो आप खड़े हो गए ये कहते हुए कि रजा शाह पहलवी, जिस किताब की तू बात कर रहा है वो तो मैं लिख चुका हूं, और जिस पैसे की तू बात कर रहा है तो वो पैसा भी तेरा तो है नहीं, वो तो इन गरीब ईरानियों का है कि जिनकी जमीन से तूने तेल निकाल के बेचा है, जिनकी जमीन से तूने सोना बेचा है, जिनकी जमीन से तूने फिरोजा बेचा है, जिनकी जमीन से तूने आयरन ओर बेचा है, गोल्ड माइंस बेची हैं, पेट्रोल बेचा है, गैस बेचा है, सारे प्रोडक्ट्स जो जमीन से निकलते हैं वो तूने, इनके जाफरान बेचे हैं, बादाम पिस्ते सब बाहर बेचे हैं, इनकी कालीनें बेची हैं, तो तेरे पास पैसा है, वो तेरा तो है नहीं। लेकिन सुन, तू $2 मिलियन मुझे क्या देगा, मैं तुझे $600 मिलियन देता हूं, तू देश छोड़ के चला जा, क्योंकि अब ये देश तेरा नहीं, ये देश देशवासियों का है। तो जो मजहबी आदमी होता है ना, वो कभी खुद सत्ता में आने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जायज लोगों को सत्ता दिलाने की कोशिश करता है। क्योंकि याद रखिएगा, सत्ता ही एक माध्यम है आपको अपनी खिदमत करने के लिए, आपको अपने समाज की खिदमत करने के लिए, आपको अपने समाज के दबे पिछड़े कुचले की खिदमत करने के लिए, आपको अपने इलाके और अयालत और स्टेट की खिदमत करने के लिए, आपको अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए। और सत्ता ही एक खूबसूरत माध्यम है जिसमें आप ऐसे कामों को अंजाम दे लेते हैं कि दुनिया आप और आपकी हुकूमत को याद करती है। क्या यही वजह है कि आप बिहार चुनाव में नजर आ रहे थे? मनीष भाई, बड़ा अच्छा और प्यारा सवाल आपने किया। मैंने मेरे ख्याल से मैं किसी टेलीविजन स्टेशन पे था जब 2010 बिहार की बातचीत शुरू हुई थी, तो मैंने, देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है बिहार के इलेक्शन की, कि हमने बिहार में जो बातचीत शुरू की वो बहुत लेट शुरू की। हमें बिहार में बहुत पहले से जाना चाहिए था, और हम बिहार में अपने आप को तो पहुंचाने में कामयाब रहे, बिहारियों तक पहुंचने में नाकाम रहे। क्या समस्या है बिहार की, और क्यों इस तरीके से लोगों ने जो वर्डिक्ट आया, वो वर्डिक्ट को आप किस तरह से आप इसको जायज समझते हैं, या लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हुई जैसे लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि लोग, बिहार के लोग जग चुके हैं, या फिर वो जाति पाति और धर्म के बंधन को तोड़ चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिहार की अवाम लायक मुबारकबाद है कि उसने जो भी फैसला किया वो सही फैसला किया, क्योंकि हर मकान वाला बेहतर समझता है कि किस कंपनी का ताला उसे अपने दरवाजे पे लगाना है, क्योंकि उसे अपने मकान को चोरों से बचाने के लिए दूसरे के समझ और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सिंपल। और मैं चूंकि बहुत साफ बोलता हूं, इसलिए इस बात को भी यहां कह देना चाहूंगा कि अगर लालू प्रसाद यादव ने अपने 15 साल के इतिहास में, जो उनकी हुकूमत का जमाना था, अगर इतना कुछ काम किया होता कि जिस काम के होने के बाद बिहार में तरक्की की खला ना रहती और उस खला को भरने वाला भी कोई ना होता, तो यकीनी तौर पर हम कुछ और नतीजे लाने में कामयाब रहते। लेकिन जो खला थी, जो खालीपन था, जो कमियां थी, उसे कहीं ना कहीं उस सरकार ने पूरा किया। अब चाहे वो पुरावे के रूप में हो, दिखावे के रूप में हो, मैं ये नहीं मानता कि नीतीश कुमार ने कोई बिहार में बहुत बड़ा काम कर लिया। देखिए, बिहार में रोड बनी, अब रोड बनी तो रोड तो जो देश की जीडीपी बढ़ती है तो सारे स्टेट में रोड बनती है। अब सारे स्टेट में रोड बनी तो बिहार में भी रोड बनी, और बिहार में भी दूसरे काम हुए, और नीतीश कुमार के जमाने में हुए, और सेंटर के बजट से हुए। और मैं आपको ये भी असलियत बताऊं तो आपको बहुत तैज्जुब होगा और जानकर तैज्जुब होगा कि मध्य प्रदेश में 101% काम हुआ है, महाराष्ट्र में 120% काम हुआ है जो बजट सेंटर से बटे हैं, और बिहार में सिर्फ 68% काम हुआ है। ये मैं कल्ब रुशैद नहीं कह रहा हूं, इंटरनेट पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि काम हुआ और लोगों ने देखा कि नहीं से हां भला होता है, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, जिसका बड़ा असर पड़ा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग डर में जिए, कम जीते हैं, 70-80 साल नहीं जीते हैं, 50 साल जीते हैं, लेकिन निडर जीना चाहते हैं। और इस शय को, इस फीलिंग को बहुत ज्यादा तक़वियत मिली है नीतीश कुमार की वजह से और उनकी सरकार की वजह से, जिसकी वजह से उनको लोगों ने चावल के बदले में लड्डू दिया, और वो लड्डू उनको मुबारक हो। लेकिन उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बिहार बेवकूफ़ों का स्टेट नहीं है, बिहार अक्लमंदों का स्टेट है, और हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में जो बड़े बड़े अक्लमंद बैठे हैं वो बिहार के ही बैठे हुए हैं। और उनको ये याद रखना चाहिए कि खाली कागज
जब तक अपनी तरफ होता है आप झूठ बोल सकते हैं कि हमने बहुत कुछ लिख लिया है, लेकिन वो खाली कागज जब पब्लिक की तरफ जाता है तो फिर आपको जवाब देना पड़ता है। ताले चाबी की बात से मुझे एक चीज याद आई। रामविलास पासवान जी 2004 में उनकी स्थिति इतनी मजबूत थी कि एक मौके पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले थे। क्या मिस्टेक्स हो गया? देखिए, मैं आपको मनीष भाई एक बात बताऊं, और मैं बहुत स्टैंड करता हूं इस बात पे कि मैं रामविलास पासवान के साथ कुर्सी, मंत्रालय, उनकी पोजीशन और मिनिस्ट्री की वजह से न रहा और न हूं और न रहूंगा। आप मालूम कर सकते हैं, कभी भी मैं उनके मंत्रालय की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ा कि मेरा फला काम है और मेरा फला काम है, और मैंने कभी भी इस बात को ध्यान में नहीं रखा। मैं पर्सनली देखता हूं, चूंकि मेरी निगाहें हैं, मेरा एक अपना नजरिया है, मेरी अपनी एक सोच है, और मैं देखता हूं और सोचता हूं, और देश के पढ़े लिखे लोग मेरे टच में रहते हैं। पासवान का किरदार बड़ा खूबसूरत रहा है इस मामले में कि कश्मीर में अगर मुसलमान मारे जा रहे हैं तो कश्मीरियों के लिए पासवान बोलते हैं, और बिहार में अगर नरसंहार हो रहा है तो उसके लिए पासवान बोलते हैं। गुजरात में मुसलमान मारे जाते हैं तो वो वहां 90 दिन तक रहते हैं। आसाम में बिहारी मारे जाते हैं तो वो उसके लिए बोलते हैं। दिल्ली में सरदार मारे जाते हैं तो वो उसके लिए बोलते हैं। ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो चंद बरसों के दरमियान इंसान की जिंदगी से बाहर निकलते हैं, और अगर खुशबू कहीं हो और कोई मुंह सिकोड़ ले, इसका मतलब उसका जमीर खराब है, इसका मतलब उसका मिजाज खराब है। और मैं समझता हूं, बल्कि मेरे सारे देखने वाले और सोचने वाले भी ये जरूर समझते होंगे कि पासवान में इंडिविजुअली बहुत सारे कमालात हैं। अब उन कमालात को उन्हें कैसे लोगों तक पहुंचाना है और किस तरीके से लोगों के दरमियान वापस विश्वास की एक बारिश करानी है, ये वो और उनकी मेहनत के हवाले। नहीं, मैं दूसरा सवाल आपकी एक बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं कि रामविलास पासवान जी जब एनडीए सरकार में मंत्री हुआ करते थे, गुजरात का दंगा हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो अकेले मंत्री थे जी। मेरा सवाल ये था कि अचानक रामविलास पासवान जी जनता से दूर क्यों चले गए? उनकी शख्सियत, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी आइडियोलॉजी वो तो समझ में आती है, वो उससे डेविएट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान उन्हें छोड़ दिए? उन्हें जो दलित थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं यहाँ इसका जवाब कुछ यूं देना चाहूंगा कि देखिए, रामविलास पासवान जी के साथ, बल्कि तमामतर पॉलिटिशियन के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और हमारे रामविलास पासवान जी के साथ शायद ज्यादा रही। मैंने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम हो रहा था हमारी पार्टी का ही, और मैंने कहा था कि पासवान जी आप मेरे भाई की तरह हैं, इसलिए मैं ये जुमला आपसे कह रहा हूं कि सेकेंड ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई लॉयर आपको राय दे रहा है, आप जरूर उसकी राय को मानिए, लेकिन आप दूसरे लॉयर से जरूर पूछ लीजिए कि भाई ये मुद्दा है, मुझे ये राय मिली है, तुम्हारा क्या कहना है। अगर डॉक्टर आपको कोई राय दे रहा है तो आप जरूर मानिए, लेकिन दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए। अगर पॉलिटिकल फील्ड में आप कुछ घटनाएं घट रही हैं और आपको एक्शन लेना है, और आपकी पॉलिटिकल सेंस ये कह रही है कि हमें ये करना चाहिए, बावजूद इसके कि आप बहुत हाइट पे हैं, फिर भी एक सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए, और उस सेकंड ओपिनियन से आपको ये पता चलेगा कि आप करेक्ट हैं और कितनी हाइट पे करेक्ट हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रही है कि सेकंड ओपिनियन नहीं है, और जिस सेकंड ओपिनियन के नहीं होने की वजह से फर्स्ट ओपिनियन जब गिरती है तो फिर उठने की भी जगह नहीं होती। तो आपको ये लगता है कि जो गठबंधन बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुआ, और लालू प्रसाद यादव जी का ये डिक्लेयर करना कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाना, इसका नुकसान लालू यादव के साथ साथ रामविलास पासवान जी को भी हो गया? मैं ये बहुत अच्छी तरीके से मानता हूं और बहुत क्लियर तरीके से मानता हूं। मैं बिहार के किसी गांव में जा रहा था और एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि साहब, लालू जी को देख लिया, नीतीश जी को देख लिया, अब पासवान जी को चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो मतलब कहीं ना कहीं बिहारियों में ये जज्बा जरूर है कि पासवान को एज ए सीएम नहीं देखा है। वो आते हैं तो क्या करते हैं, चूंकि पासवान का इतिहास ही रहा है कि सेंटर के जिस वजारत में वो रहे हैं उन्होंने बहुत कमाल के साथ काम किया है और अपने मंत्रालय को बहुत ज्यादा आवक कराई है और अपने मंत्रालय को बहुत ज्यादा कामयाबी के साथ ऊपर तक पहुंचाया है और बहुत बोल्ड डिसीजन लिए हैं, उन पे अमल किया है। और आज अगर सेल
प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रामविलास पासवान, वरना सेल को भी लोग जो है वो प्राइवेट करके बेच देते, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो 12 वफात की छुट्टी है 12 रबीउल अव्वल की, पैगंबर अकरम सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की, ये रामविलास पासवान ने कराई है और बहुत सारे काम किए। अभी 208 करोड़ का स्टील प्लांट पुलवामा में लगाया है जिसमें 5000 मुसलमानों के लिए नौकरी की जगह हैं और आगे चल के ये 25,000 हो जाएंगे और 25,000 बदन के 50,000 हाथों को अगर रोटी मिलेगा तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि वो बंदूक नहीं उठाएगा, वो काम करेगा, अपने बच्चों को पालने की कोशिश करेगा, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करेगा। ये सारे काम पासवान ने किए हैं और यहां सबसे बड़ा जो हमें लगता है गलती हुई है वो ये गलती हो गई है कि हमने बिहार इलेक्शन में पासवान जी को एज ए सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया और लोगों के पास पासवान जी को लेकर तो गए लेकिन पासवान जी को नेता बना के पेश नहीं किया कि भाई बिहार की बागडोर हम इनके हाथ में देंगे। तो अब जब हमने कहा हम लालू जी के हाथ में बिहार की बागडोर रहेगी तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है और ये मैं ऑन टेलीविजन कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अगर खुद लालू जी भी इस वक्त अपने कामों का भ्रमण कर रहे होंगे कि कहां मिस्टेक हुई तो कहीं ना कहीं उन्हें ये जरूर लग रहा होगा कि अगर वो पासवान को बिहार का नेता बना के पेश करते तो बहुत कामयाब बात हो सकती थी। और मुझे कोई आपत्ति इसलिए नहीं है मनीष भाई क्योंकि एक जमाने में लालू जी पासवान जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे और कह रहे थे साहब वो पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो जब लालू जी हमारे पासवान जी को पीएम का कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं तो सीएम का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर सकते। एक और सवाल बिहार से कि इस गठबंधन के साथ, ऐसा जब ये गठबंधन बना था तो इसके पीछे जो मेन थ्योरी थी वो ये थी कि मुस्लिम, यादव और दलित एक साथ हो जाएंगे। ये बिल्कुल बेजोड़ कॉम्बिनेशन है, इसका कोई काट नहीं है। लेकिन आप बिहार को अच्छी तरीके से जानते हैं, 54 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार में जहां मुसलमानों की संख्या 20 से 70% है, मतलब मुसलमान ही डिसाइडिंग फैक्टर है जी। इन 54 सीटों में 32 सीट, 54 सीटों में 43 सीट एनडीए को और 43 सीट में 32 सीट, माने 32 सीट भाजपा कैसे जीत गई। मनीष भाई ये चुनावी गणित में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जहां मुसलमान आबादियां ज्यादा होती हैं वहां से हर पार्टी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर देती है और जब सब पार्टी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करती है तो मुस्लिम वोट बढ़ जाता है और बीजेपी आराम से वहां जीत जाती है। ये शुरू से इतिहास रहा है कि ये पता नहीं हमारे दूसरे सेक्युलर पार्टी के लीडर क्यों नहीं समझते कि जहां मुस्लिम वोट्स हैं वहां वो ये एटलीस्ट डिसाइड कर लें कि हम मुस्लिम खड़ा ही नहीं करेंगे। और आप देख लीजिए कि मुसलमान वोट जहां बढ़ता है वहां बीजेपी जीत जाती है और यही बिहार में भी हुआ और आगे भी आप ये देख लीजिए कि अगर मुझे कोई बिहार के मुसलमान सुन रहे हैं और उनको सियासत में रुचि है और वो सियासी मैदान में उतरना चाहते हैं तो मैं उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जीत दिलाना सीखें, खुद ब खुद आपको जीतना आ जाएगा। लेकिन इसमें एक इस आप जो कह रहे हैं और जो एक आम मान्यता है, आप ये कह रहे हैं कि जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, जिस कंस्टिट्यूंसी में मुस्लिम ज्यादा हैं, सारी पार्टियां जो हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ा कर देती हैं जिसकी वजह से मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है और बीजेपी जीत जाती है। ये आपकी एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुसलमानों ने वोट दिया है। एक कैंडिडेट जो भाजपा की तरफ से वो जो जिसने जीत हासिल की है, सिंगल कैंडिडेट को मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया था, वहां पे उस कंस्टिट्यूंसी में 70% मुसलमानों की जनसंख्या है। तो ये मुझे समझ में आता, इसका मतलब है क्या आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया बल्कि मुसलमानों के वोट बंटने की वजह से मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में बीजेपी जीत गई? नहीं, मैं कुली तौर पर यह नहीं कह रहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, जो रियलिटी यह है कि दिया है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं दिया है। लेकिन मनीष भाई पता है क्या सिचुएशन इस वक्त हिंदुस्तान में जो बन रही है वो ये बन रही है, अब देखिए ना, अगर सफेद भी काले जैसा हो जाए तो फिर लोग काला ही क्यों ना पहने। दोनों चीज होना जरूरी है, एक तरफ सफेद है और एक तरफ काला है। अगर सेक्युलर पार्टी ये कहती है कि वो सेक्युलर है और सामने वाली पार्टी को कम्युनल कहती है
तो ये कब तक कह सकती है? जब तक सेकुलर खुद सेकुलर बनी रहे, जब तक सेकुलर खुद सेकुलर दिखती रहे, जब तक सेकुलरिज्म की खुशबू रहेगी, तब तक कोई कम्युनलिज्म की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए